हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि बेटा हमने लास्ट क्लास में बात की थी, हाँ, जैसे कि कुछ हमने लास्ट क्लास में बॉन्डिंग की बात करी थी, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की बात की थी, और उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे, प्रैक्टिस की थी, है ना। और हमने जो हम डिस्कस करेंगे आज, मैंने लास्ट क्लास में जैसे बोला था कि हम ड्रैगो मॉलिक्यूल देखेंगे कि ड्रैगो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। और आज जो हम डिस्कस करेंगे ड्रैगो मॉलिक्यूल्स और बेंट रूल एंड उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड परसेंटेज एज करेक्टर, कि किसी भी मॉलिक्यूल में हम परसेंटेज एज करेक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने बताया था कि लास्ट टाइम इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट बॉन्ड कैसे दिखते हैं ना। तो मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेहिचक बेटा पूछ सकते हो, ठीक है। मुझे वैसे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बेटा एक चैप्टर ऐसा है, और इनऑर्गेनिक को ओवरऑल बोला जाए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको समझना होता है, याद करना होता है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनको बार बार जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा वो उतना ही कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये मेहनत करोगे और अपना अपना बेस अच्छा बनाओगे। चलो, तो हेडिंग डालिए। पहले मुझे ड्रैगो से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक छूट रहा था, परसेंटेज एज करेक्टर, उसको डिस्कस करते हैं, देन ड्रैगो मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, परसेंटेज एज करेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, अगर मेरे पास मान के चलो परसेंटेज एज करेक्टर, तो सबसे पहले हम परसेंटेज एज करेक्टर निकालने से पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, देन उसका परसेंटेज एज करेक्टर बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने कोई मॉलिक्यूल लिया, उसमें क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद उसमें क्या देखेंगे, परसेंटेज एज करेक्टर। क्या देखेंगे बेटा उसमें, परसेंटेज एज करेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो बेटा लिखिए, मेरे पास sp3, चलो उल्टा लिख लेते हैं, sp, फिर देन इसके बाद sp2, देन sp3। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने ओवरलैपिंग में बताया था कि s और p कब बनेंगे, और sp2 कब बनेगा, और sp3 कब बनेगा, ये सारी चीज हमने डिस्कस कर ली थी। तो sp हाइब्रिडाइजेशन कब बनेगा, जब उसका एक s और एक p ऑर्बिटल के बीच में क्या होगी बेटा, ओवरलैपिंग होगी। मींस एक s ऑर्बिटल हो और एक p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो, तो कैसा ऑर्बिटल बनेगा आपका, कैसा हाइब्रिडाइजेशन आएगा उसका, sp। वैसे ही मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, 1s 2p। वैसे इसमें बात करूं 1s 3p। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? आ रही है? हाँ आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसमें पूछूं कि आपको नॉर्मली दिख रहा होगा, किसी भी का परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज से आपके दिमाग में क्या क्लिक होता है, 100%। कोई चीज क्या होगी बेटा परसेंटेज में, 100% प्योर होगी या फिर इम्प्योर फॉर्म में होगी। तो अगर मैं इसमें पूछूं एस और पी, मतलब 50-50 होने चाहिए, है ना, क्योंकि एक एक है तो दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। तो कैसे होगा, उसको कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है, वैसे वैसे जनरली अगर मैं देखूं तो इसमें कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 50-50% होगा। अपना आइडिया लगा के निकाल रहा हूं मैं। वैसे इसके बात करूं 100 होगा तो हमारा 33.33% एस होगा, और आपका बेटा 66 सॉरी, दो ऑर्बिटल है ना, तो दो का कितना हो गया, 66.33% आपका पी करेक्टर होगा। वैसे इसमें बात करूं तो 25% आपका एस करेक्टर होगा, और आपका बेटा 3 है तो 75% किसका करेक्टर होगा, पी का होगा। क्या मेरी बात आ रही है? अब आपको लगेगा कि सर इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए परसेंटेज एस करेक्टर के लिए जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, परसेंटेज एस करेक्टर इक्वल टू, हाँ क्या लगाओगे बेटा, 1 प्लस, ऊपर कितने ऑर्बिटल है इसके, ऐसे लिख लो चलो, एस इंटू एस प्लस पी, है ना। अब मैं इससे निकाल सकता हूं परसेंटेज एस करेक्टर कि एस कितना है इसके अंदर, एक, और इसके एक, और पी भी कितना है बेटा, एक, 1/2, और इंटू क्या करोगे इसमें 100। ठीक है बेटा, तो इसमें कितना निकल के आएगा,
1/2 इंटू 100 और 100 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना निकल के आएगा बेटा 50%। तो बाकी रिमेनिंग निकाल सकते हो कि पी करेक्टर कितना होगा 100 माइनस एस करेक्टर। अब एस करेक्टर कितना निकल के आया 50, तो माइनस कर दो 50, 100 में से 50 करोगे तो पी करेक्टर कितना मिलेगा एसपी में, हाँ 50% मिलेगा। वैसी बात करूं बेटा इसमें बात करूं, देखो परसेंटेज एस करेक्टर एस अपॉन एस पी, जिसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज एस करेक्टर का, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें निकालते हैं हम, हाँ इसमें निकालते हैं। इसमें एस ऑर्बिटल कितने हैं, एक, 1 अपॉन प्लस पी कितने बेटा 2, तो इंटू 100, तो कितना आएगा इससे निकल के देखो 1/3 इंटू 100। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 1/3 से तो आपका कितना निकल के आएगा इससे बोलो बेटा, हाँ 0.33 मतलब 33.33%। कर सकते हो। बाकी को क्या करो बेटा आप, हाँ बाकी को क्या कर सकते हो 100 माइनस कर सकते हो, तो 100 माइनस करोगे तो क्या निकल के जाएगा आपका पी करेक्टर। तो ये आपका है परसेंटेज एस करेक्टर। अगर इसमें से पूछूं परसेंटेज पी करेक्टर तो आप 100 माइनस 33.33 परसेंटेज को माइनस कर दो तो आपका 60.64% आ जाएगा। ठीक है 64, बात समझ में आ रही बेटा। इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर की बात करूंगा तो परसेंटेज एस करेक्टर एस अपॉन एस प्लस पी इंटू 100, और आप एस की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए। एस का कितना ऑर्बिटल है यहाँ पर 1, और 1 प्लस पी के कितने दिख रहे हैं आपको 3, 1/4 इंटू 100, तो 1/4 इंटू 100 ये आएगा आपका 25%। परसेंटेज एस करेक्टर कितना निकल के आएगा बेटा इसमें 25%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। परसेंटेज एस करेक्टर कितना होगा 25%, तो पी करेक्टर कितना होगा परसेंटेज पी करेक्टर इक्वल टू 100 माइनस 25%, और कितना बचेगा आपका 75%। तो इसमें पी करेक्टर कितना होगा 75% होगा, एस करेक्टर कितना होगा, हाँ अगर मैं इससे पूछा जाए SPI, क्या पूछा जाए कि परसेंटेज एस करेक्टर कैलकुलेट कीजिए SPI में, तो वैसे तो ये आपका सिलेबस में नहीं है SPI, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। कैसे पूछेगा, आपसे पूछा SP4 और उससे पूछ लेता है कभी कभी SP4 की हाइब्रिडेशन पूछ ली, या फिर आपसे पूछ ले थीटा की वैल्यू, तो थीटा बराबर होता है आपका कोस इनवर्स -1/i। तब आपको आई की वैल्यू पता होनी चाहिए कि उससे बॉन्ड एंगल भी पूछ सकता है बेटा, है ना, पूछ सकता है नहीं पूछ सकता है। तो आपके लिए आई की वैल्यू वैसे सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन आपसे यहाँ से थीटा की वैल्यू पूछ सकता है, तो थीटा के लिए आई की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और आई के लिए कौन सा ऑर्बिटल होना चाहिए SPI। क्या होना चाहिए बेटा SPI। तो इसमें जो आई की वैल्यू होती है हम कैसे निकालते हैं देखते हैं इसमें। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि SP4 में बताइए कितना परसेंटेज एस करेक्टर होगा, तो आप कैसे बताओगे, देखो I इक्वल टू होता है आपका P अपॉन S। क्या लिखोगे आप बेटा P अपॉन S, ठीक है। तो इससे आप I की वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे और आपका आंसर निकल आएगा। वैसे इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो परसेंटेज एस करेक्टर इक्वल टू S अपॉन P, तो कितना आएगा 1/1 + 4 तो इंटू 100, तो कितना निकल के आएगा 1/5 इंटू 100 मीन्स आपका आएगा 20% एस करेक्टर, ठीक है। और एस का 20% आया तो पी करेक्टर कितना होगा आपका, आप बता सकते हो 100 माइनस 20 इक्वल टू 80%। कौन होगा आपका, बोलो बेटा, अरे बोलो भाई, कौन होगा 80% आपका पी करेक्टर होगा, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला और जनरेट कर लेते हैं आई की फॉर्म में, कि अगर आई की फॉर्म में है तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि आई की फॉर्म में होगा तो थीटा की वैल्यू पूछ सकता है। जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, अब sp4 हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है भाई, तो उसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, उसने बोल दिया कि बताइए sp4 आपका ये है, इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आप इससे परसेंटेज एस करेक्टर बता सकते हो, लेकिन आई की वैल्यू कैसे बताओगे,
तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर इक्वल टू एस अपॉन पी, यही होता है ना बेटा, इंटू 100। तो आप यहां से क्या करोगे, s कॉमन ले लो, ऊपर से भी नीचे से भी। तो ऊपर कॉमन लिया s तो 1 बचेगा, नीचे से कॉमन लिया तो बेटा क्या बचेगा आपका, s 1 प्लस p अपॉन s इंटू 100। भाई यही तो बचेगा, इस s से ये s कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बचेगा, परसेंटेज s करेक्टर क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस P अपॉन S की वैल्यू कितनी होती है बेटा, I। हाँ, इस तरीके से आप परसेंटेज S करेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। और थीटा के लिए आप क्या यूज करोगे, कोस इनवर्स -1 अपॉन I। आप वहां से बस P अपॉन S की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, P अपॉन S की वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो आप यहाँ पे पुट कर देना, आपका थीटा निकल आएगा, ठीक है बेटा। जैसे कि मैं बात करूं H2O2 के लिए, H2 वाटर मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी sp3, और आपका जैसे टेट्राहेड्रल, इसकी क्या आती है, ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल होगी ज्योमेट्री, तो इसके लिए बॉन्ड एंगल आना चाहिए था 109.28 डिग्री, ठीक है बेटा। तो इतना आना चाहिए था, लेकिन हमारा जो एक्सपेक्टेड होता है कितना मिलता है, 104 डिग्री 28 समथिंग कुछ मान लो डिग्री या मिनट, है ना, इस तरीके से आपका मिलता है। ऐसा क्यों मिलता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 लोन पेयर होते हैं, जिससे कि वो एक्चुअल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल शो नहीं कर पाता है, करता है लेकिन अपने बॉन्ड एंगल को क्या कर लेता है, कंप्रेस कर लेता है, कम कर लेता है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन होता है, और जिससे ये शेप किस में कन्वर्ट हो जाती है, बेंट शेप में कन्वर्ट हो जाती है। ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप कैसी होगी इसकी, बेंट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये एंगल होता है 104 डिग्री 0.3 जो भी 47 जो भी लिखना है लिख लो इस तरीके से 7, ठीक है बेटा। अब ये कैसे निकल के आया होगा, तो देखो कैसे निकल के आया होगा, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स -1 अपॉन, अब ठीक आई की वैल्यू क्या बेटा, यहाँ पे हम आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। तो देखो अगर इसमें, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़े से स्पेस की जरूरत है, इसको तो आपने नोट कर लिया होगा बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूँ फिर यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल के लिए। तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं बात करूँ, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स -1 अपॉन आई। तो आई बराबर क्या होता है बेटा आपका, P बाई एस। तो P की वैल्यू निकाल लो और S की निकाल लो, तो आपको P और S वहां पे निकालना पड़ेगा। तो P और S कैसे निकालेंगे, देखो P और S ऐसे निकालेंगे, उसमें देखेंगे कि P के कितने ऑर्बिटल हैं और S के कितने ऑर्बिटल हैं, है ना। तो आप P के ऑर्बिटल काउंट करो टोटल कितने होंगे, और S के ऑर्बिटल काउंट करो कितने होंगे। तो इसमें P के ऑर्बिटल कितने बेटा, P अपॉन S, है ना। तो P अपॉन S होगा, तो आपका होगा बेटा 4/1। तो यही तो होगा, मैं किस में निकाल रहा हूं, जैसे मैंने sp4 की बात करी, सॉरी sp3, तो 3 में कितना होगा 3/1, यही तो होगा बेटा P/S, है ना। अब यहाँ पे देखो ये माइनस को खत्म करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। इस माइनस को खत्म करेंगे तो क्या करेंगे हम, रिवर्स कर देंगे। तो कोस इनवर्स 1/3, और जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 104.7 मिनट इतना आपका निकल के आएगा, आप निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप किसी का भी क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज एस करेक्टर या परसेंटेज एस करेक्टर निकाल सकते हो, और उसका एंगल भी आप निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, है ना। तो एक छोटी सी टर्म थी, तो अब यहाँ पे लिख सकते हो कि परसेंटेज एस करेक्टर किस पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, तो परसेंटेज एस करेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब हम उसकी बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते बेटा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, देखो
जैसे मैंने एग्जांपल लेके चला था अभी, कौन सा एग्जांपल लेके चला था, देखो अभी मैं एग्जांपल लेके चला था sp, sp2, sp3। इसका परसेंटेज एस करेक्टर आया था 50%, इसका 30.33% और इसका आया था, बोलो बेटा, 25%। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखो अगर बेटा मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें देखिए, हाँ तो इसके ये परसेंटेज एज करेक्टर ये है, तो इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, हाँ तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी जो बेटा हम बात करें, ट्रिपल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है अप्रोक्सीमेटली क्लोरीन एटम के इक्वल होती है। ठीक है, कितनी होती है, 3.25, फिर ये आपका 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा और ये आपका आएगा 2.58। तो एक चीज हमें यहां से पता चल रही है कि जैसे जैसे परसेंटेज एज करेक्टर कम होता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम होती जा रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ये तो आप डायरेक्ट इनके बीच में क्या रिलेशन जनरेट कर सकते हो, इनके बीच में आप रिलेशन जनरेट कर सकते हो, परसेंटेज एज करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब जितनी ज्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा परसेंटेज एज करेक्टर भी ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये आ रही है तो मैं एक आपसे ऑर्डर पूछता हूं, तो आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस से भी आंसर को निकाल सकते हो कि किसी मॉलिक्यूल के बीच में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आ रहा है और वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो उसमें परसेंटेज एज करेक्टर भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और आप फाइनली उससे आंसर बता सकते हो कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका परसेंटेज एज करेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, आप उसको उसके तरीके से समझ सकते हो। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं यहां से, आपसे पूछा जाए बताइए CF3 और सॉरी ऐसे लिख लो CF4 और CH4, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3 है, इसमें भी sp3 है। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा, सॉरी बॉन्ड एंगल को बोल रहा हूं, हाँ परसेंटेज एज करेक्टर किसका ज्यादा होगा, और यह बोल सकता है इसमें हाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से क्या बताओगे, परसेंटेज एज करेक्टर। तो इसमें देखो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम ज्यादा होंगे उतना ही परसेंटेज एज करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो होता क्या है एक्चुअल में, मैं बताता हूं इसका रीजन क्या होता है कि सेम टाइप के एटम है और इसमें भी क्या है, सेम टाइप के हाइड्रोजन एटम है। ठीक है बेटा, अब इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इधर को होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर को खींचेंगे और इनका रिवर्स होगा क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डोनेट करेंगे। देखो तो ये क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करेंगे तो परसेंटेज एज करेक्टर क्या होगा, इनका डिक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनका जो चार्ज है वो सारा कहां जाएगा, किसके ऊपर जाएगा बेटा, हाँ कार्बन के ऊपर जाएगा। और जैसे कार्बन के ऊपर इनका चार्ज जाएगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उस सेल्स को क्या करेगा, अपनी जो वैकेंट साइड है जो हमारे ऑर्बिटल में जगह है उसको फिल करना शुरू कर देगा। तो जिससे हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, परसेंटेज एज करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, -x से खींचेगा। मान लो इसको मैंने इसकी वैल्यू -x मान ली तो इसकी भी मैंने x मान ली होगी माइनस, इसकी -x, इसकी भी -x, मतलब खींच रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके पास क्या होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। तो ओवरऑल क्या होगा, न्यूक्लियस के पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेंगे, प्रोटॉन्स बचेंगे, है ना। तो जब प्रोटॉन्स बचेंगे तो अट्रैक्शन भी क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। और जैसे ही जैसे नेगेटिव चार्ज जितना खींचेगा उसकी बॉन्ड एंगल उतनी कम हो जाएगी, सॉरी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है तो वह उसकी वैकेंट जो उसकी साइड है कार्बन की जो p ऑर्बिटल है
उनके इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालेगा तो क्या बचेंगे, प्रोटॉन्स बचेंगे सिर्फ और सिर्फ। जब प्रोटॉन्स बचेंगे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये परसेंटेज एस करेक्टर को यहां पर डिक्रीज करेंगे कौन, फ्लोरीन एटम। लेकिन ओवरऑल सेंट्रल एटम पे क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होगा। तो जितने एक्स से वो खींचेगा उतने ही एक्स से उस पे परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होगा। और परसेंटेज एस करेक्टर हम निकालते हैं सेंट्रल एटम का, और सेंट्रल एटम पे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो ऐसे केस में अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तब आप देखोगे इलेक्ट्रो निगेटिविटी, और उसमें देखोगे कौन पुल कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ऐसा लग रहा होगा देखने में कि सर अभी थोड़ा ये कैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, प्रोटॉन बचेंगे, प्रोटॉन बचेंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। जैसे अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो एस करेक्टर क्या होगा, सेंट्रल एटम पर ओवरऑल मोर परसेंटेज एस करेक्टर। क्यों, क्योंकि यहां पर आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, और यहां पर क्या होगी बेटा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। जहां तो यहां पे एक रीजन और लिख सकते हैं, दूसरा करके लिख सकते हैं बेटा, जब हमारा केस ऐसा बन जाए तो परसेंटेज एस करेक्टर टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मतलब जितना ज्यादा, और प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जितना ज्यादा आपका परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतनी बॉन्ड लेंथ उसकी कम होगी, और जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे मैंने बात करी, एक क्वेश्चन और लेके चलता हूं मैं। एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, H2CH2CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर आप बता सकते हो CH3CH3। तो सबसे पहले परसेंटेज एस करेक्टर के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी sp, इसकी होगी sp2, इसकी होगी sp3। तो आप सिंपल बता सकते हो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन जितनी ज्यादा होगी उसका उतना ही बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो उसका परसेंटेज एस करेक्टर भी ज्यादा होगा। देखो जितनी हाइब्रिडाइजेशन से ज्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो आप इसमें ऑर्डर लगा सकते हो, परसेंटेज एस करेक्टर इक्वल टू sp देन sp2, सबसे कम किसका होगा, sp3 का। तो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ऐसा नहीं कोई यही कार्बन का हो, हमारा मॉलिक्यूल NO2 के टाइप का भी हो सकता है, क्लोरीन टाइप का भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप उसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, हाँ क्या कैलकुलेट करोगे सबसे पहले बेटा, उसमें सबसे पहले आप उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे जिसका हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा होगा उसका परसेंटेज एस करेक्टर भी ज्यादा होगा। जैसे जैसे उसके बीच में बॉन्ड कम होते चले जाएंगे वैसे वैसे उसका जो बेटा परसेंटेज एस करेक्टर भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो जिसका बॉन्ड बोल सकते हैं हाइब्रिडेशन ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका परसेंटेज एस करेक्टर भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन थी हमने डिस्कस कर ली है। आपको सिंपल और सिंपल देखना है परसेंटेज एस करेक्टर। अगर आप उससे भी नहीं निकाल सकते हो तो सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर वो चीज भी आपको याद ना रहे, S इक्वल टू S अपॉन S प्लस बी। तो इससे जो बनते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, इससे डायरेक्ट ऑर्डर लगता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, जिसका हाइब्रिडाइजेशन जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, ऐसे उतना परसेंटेज एस करेक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक था परसेंटेज एस करेक्टर का। अब हेडिंग डालो ड्रैगोज रूल क्या होता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या होता है, तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको याद रखनी है। ये तभी रूल को फॉलो कर पाएगा और वरना ड्रैगो रूल फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इसकी 4 कंडीशन होती हैं, आपको चारों कंडीशन याद रखनी है।
नंबर एक कंडीशन है रूल, इसका रूल नंबर एक, इसके रूल क्या है आपको याद रखना है। रूल नंबर एक में बोलेगा कि जो सम ऑफ लोन पेयर, सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर शुड बी कितना होना चाहिए, 4। कितना होना चाहिए बेटा, 4 होना चाहिए। लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर का जो सम है वो 4 होना चाहिए, है ना। दूसरा रूल क्या बोलता है इसका, दूसरा रूल ये बोलता है कि ये जो बिलोंग करना चाहिए, तो लिख सकते हो सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम शुड बी बिलोंग टू थर्ड पीरियड और बिलो। ध्यान रखना, या तो वो थर्ड पीरियड का होना चाहिए या उससे बिलो का होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि सेंट्रल एटम के पास मिनिमम एक लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम एक लोन पेयर होना चाहिए, तभी आपका ये रूल फॉलो करेगा। तो आप लिख सकते हो सेंट्रल एटम should have minimum 1 लोन पेयर, कम से कम उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो करेगा। फिर उसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या बोलता है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में बोलता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपकी उसके सराउंडिंग एटम की, लिख सकते हो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of surrounding atom will be या should be below 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 or equal to 2.5। जो उससे सराउंडिंग एटम जुड़े हुए होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए, या तो 2.5 होनी चाहिए या फिर 2.5 से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगी तो ये रूल ब्रेक कर जाएगा। अगर ये चारों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो कैसा मॉलिक्यूल होगा, वो ड्रैगो मॉलिक्यूल का। तो उस केस में हम, जब वो ड्रैगो मॉलिक्यूल फॉलो करेगा तो उस केस में हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे ही हम क्या बताते हैं, बॉन्ड एंगल को बताते हैं। तब जब हम इसमें हमें फिर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बताना है, उसका बॉन्ड एंगल बताना है। और उसने बताया कि जो इन चारों कंडीशन को फॉलो करेगा उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 से 91 या 90 के 2 के बीच में वेरी करेगा। मतलब आपका जो है उसका जो बॉन्ड एंगल वेरी करेगा वो 90 एंगल के अप्रोक्सीमेट वेरी करेगा, है ना, अगर ये चारों कंडीशन को फुलफिल करता है। तो जैसे कि मैं बात करूं ग्रुप 14, 15 एंड 16, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16। देखो क्लोरीन वाला ग्रुप हम क्यों नहीं ले सकते, फ्लोरीन वाला, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 4, और यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 2.5, मतलब या तो 2.5 से कम हो या उसके इक्वल हो, है ना। तो यहाँ पर आती है 4, ग्रुप 17 में फ्लोरीन वाले केस में, तो उस ग्रुप को हम कंसीडर नहीं कर सकते। देखो ग्रुप 14 में होता है आपका कार्बन, क्या होता है बेटा, कार्बन। अगर कार्बन के मॉलिक्यूल बना के चलें CH4, SiH4, ठीक है बेटा, इस तरीके से। उसके बाद हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली की, NH3, PH3, ASH3,
ठीक है बेटा। वैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बाद ग्रुप 16 ऑक्सीजन, H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO। ठीक है, तो फ्लोरीन का तो हम नहीं लिख सकते, तो अब इनकी बात करते हैं। पहली कंडीशन को अप्लाई करिए, लोन पेयर एक, सम ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर 4, मतलब 4 4 4 4 सब 4 है। उसके बाद पूछ रहा दूसरी कंडीशन में बिलोंग करना चाहिए थर्ड पीरियड, मतलब ये थर्ड यहां से एप्लीकेबल होगा, यहां से ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है बेटा, थर्ड पीरियड ऊपर वाला होता है सेकंड पीरियड, ये यहां से एप्लीकेबल होगा। चलो, मतलब बॉन्ड पेयर भी 4 मिल रहे हैं, थर्ड पीरियड का होना चाहिए और बिलो होना चाहिए, उसके नीचे का होना चाहिए। फिर उसमें कह रहा है कि सेंट्रल एटम शुड हैव मिनिमम 1 लोन पेयर। अब मुझे बताइए सिलिकॉन वालों के पास कोई लोन पेयर है? नहीं है, मतलब चारों के चार क्या बॉन्ड पेयर। क्या ये फॉलो करेगा? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। तो इनका बॉन्ड एंगल किस पर डिपेंड करेगा? साइज पे। तो डाउन द ग्रुप की बात करें तो बेटा देखो डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा और यहां पर कोई भी ड्रैगो इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो जैसे साइज इंक्रीज होगा आप बता सकते हो जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा, तो बॉन्ड एंगल भी उसके हिसाब से बढ़ेगा या डिक्रीज होगा, है ना। तो जैसे कि मैं बात करूं नीचे डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा बेटा आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें तो यहां पे लिख सकते हो नॉट फॉलो ड्यू टू साइज इंक्रीजेस। तो यहां पे नॉर्मल फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा साइज। क्या अब यहां पे लिख सकते हैं नॉट फॉलो। ठीक है, इसके नॉट फॉलो है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं, तो इनके पास क्या, सबके पास एक एक लोन पेयर है। पहली कंडीशन 4, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 4, 4 बॉन्ड बना रहा है बेटा। फिर उसके बाद कह रहा है कि थर्ड पीरियड का बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहा है कि एक लोन पेयर भी इनके पास है। फिर उनकी बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल सही बात है, 2.5 से कम होती सबकी। तो जब इनकी 2 पॉइंट मतलब ये चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, हाँ, तो ये को क्या करेगा बेटा, उसको फॉलो करेगा। जब ये फॉलो करेगा तो यहां पर हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ड्रैगो कंपाउंड के अकॉर्डिंग जो उसने बोला है उनका एंगल कितना आएगा, नियर टू 90 डिग्री, है ना। नियर भी हो सकता है या अप्रोक्सीमेट थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। वैसे इसकी बात करें, सेंट्रल एटम की बात करें, जैसे मैंने वाटर सल्फर ले लिया, तो सल्फर इस तरीके से होगा कुछ, और सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 लोन पेयर होंगे इस तरीके से। मतलब लोन पेयर देखो 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। उसके बाद फिर बोलेगा थर्ड पीरियड का, बिल्कुल सही बात है, थर्ड पीरियड का है। उसके पास लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, बिल्कुल सही बात है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसने कंडीशन रखी कि मिनिमम एक लोन पेयर होना चाहिए। फिर उसकी बात करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, सही बात है कि 2.5 से कम होती है, मतलब ये भी फॉलो करेगा। तो ये जब फॉलो करेगा तो आप लिख सकते हो इनका भी जो बॉन्ड एंगल होगा नियर टू 90। ठीक है, अब वो कितना होगा एक्चुअल में वो बात करेंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है आपका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, लेफ्ट टू राइट। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही, बढ़ रही है, तो आपका जो बॉन्ड एंगल है देखो बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस से बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लोन पेयर रिपल्सन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बेटा? लोन पेयर रिपल्सन। यहाँ पे एक लोन पेयर का रिपल्सन है, वो भी किसके साथ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे क्या है, प्योर लोन पेयर रिपल्सन। तो इसका जो कुछ एंगल आता है आपका 91 के अराउंड आता है, और इसका 92 के अराउंड आता है। तो इसका आएगा आपका कुछ 92 के अराउंड, और इसका आएगा 91 के अराउंड। तो आप लिख सकते हो कि इनका जो मॉलिक्यूल है, आप लिख सकते हो बेटा इनका सबका, इन सब का जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 92 के इक्वल आएगा, मतलब 91.99 इस तरीके से आ जाए, या उसको अप्रोक्सीमेट कितना बोलेंगे 92।
इनका जो होगा थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा है। इनके बीच में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, जो हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन होता है, लोन पेयर रिपल्सन, देन उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद होता है बॉन्ड पेयर। तो हर मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड पेयर बनाने की कोशिश करता है, अपने आप को कम रिपल्सन की फोर्स में रखना चाहता है। तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्सन होने के कारण जैको जितना ज्यादा रिपल्सन हो उतना उसको बेंड करेगा तो उसका बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है तो इसको नोट कर लिए। तो आपका जो भी बेटा फैमिली का होगा, इस तरीके से बात करें तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा, देखो नॉर्मल NH3 में तो कोई रूल नहीं आएगा, तो इसका बॉन्ड एंगल आता है 107, है ना। और इनका PH3, ASH3, SBH3 और BiH3, इनका सबका बॉन्ड एंगल कितना आएगा बेटा, 92 डिग्री। तो यहां पर नो नीड टू कंसीडर हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आंख मीच के क्या आंसर लगाना, 92 ऑप्शन में मिलेगा, आपको लगाना है। वैसी बात करूं वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है 104 होता है, ठीक है। लेकिन क्यों मिल रहा है ऐसा, देखो यहां पे 107 है और यहां 104 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, जिससे वो मॉलिक्यूल को ज्यादा बेंड कर देता है। और बेंड ज्यादा होने की वजह से क्या होता है बेटा, हाँ क्या होता है, वहां पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। और बात करूं बेटा H2S, H2Se, H2 टेलिनियम, H2PO, तो इनका जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 91 डिग्री आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ये ड्रैगो रूल्स था, तो कुछ इसने ऐसे बताया था कि उसमें ड्रैगो रूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की हमारे पास ज़रूरत नहीं होती है। हमें कभी भी ड्रैगो रूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार याद करना है, ये एक्सेप्शंस है अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल्स, कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं मिलता है, कोस्टेंट मिलता है सबका। क्यों? क्योंकि वो कैटसी कंडीशन किस रूल को फॉलो करते हैं, वो ड्रैगो रूल्स को फॉलो करते हैं, जिनका क्या होता है, एंगल कोस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बताएंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। कोई भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं करनी है, आपको आंख मीच के आंसर लगा देना है। लेकिन अगर कार्बन फैमिली की बात करेंगे तो यहाँ पर वो रूल सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, जिस वजह से क्या होता है बेटा, वो हाँ ड्रैगो रूल को फॉलो नहीं करता है। अगर मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इससे 1-2 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक आधा पॉइंट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ इधर। वैसे मैंने सब कुछ लिखा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो छोड़ो, रहने दो, फिर इसको छोड़ देते हैं। वैसे इसी के बारे में लिखना था कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, बेटा, बेंट रूल देखेंगे और फिर प्रॉब्लम्स करेंगे। एक रूल और बोला था ना मैंने, बेंट रूल, फिर दोनों से मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, फिर बात कर लेंगे। अब हेडिंग डालिए पहला बेटा, बेंट रूल की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स कर लेंगे। देखो कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो किस तरीके से पूछेगा बताइए, विच मॉलिक्यूल हैज, ऐसे पूछ लेता है, विच मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड एंगल 92। ऑप्शन ए में दे देगा H2O, एक में दे देगा H2S, एक में दे देगा PH3 और एक में कुछ और दे देगा।
तो आपको पता होना चाहिए 92 कहाँ देखने को मिलता है, pH3 वाले केस में, है ना। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। तो वहां पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, ड्रैगो वाला, है ना। उसकी बात कर लेते हैं बेंट रूल की। अब ये बेंट रूल क्या होता है, तो बेंट रूल से आपको पता चलेगा बेंट किसी चीज को बेंट कर रहा है, क्यों करेगा, हाँ फिर से वही वाली बात, रीजन आ रहा है, किसी चीज को बेंट इसलिए करेगा वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होगा कि अपने रिपल्सन को कम कर ले बेंट करके। तभी तो बेटा लोन पेयर रिपल्सन दिखाई देता है कि लोन पेयर रिपल्सन क्यों होता है, कि मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, अपने आप को बेंट करता है, और जैसे जैसे वो बेंट कर लेता है वैसे वैसे उसका रिपल्सन कम होता चला जाता है और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होती चली जाती है। तो हमारा बेटा जो बॉन्डिंग होगी, इसमें लिख सकते हो बेंट रूल में, बॉन्डिंग बिटवीन अपोजिट नेचर, नेचर के बीच में जो उल्टा है ना, जो बेटा उनका अपोजिट नेचर है बॉन्डिंग के बीच में, वहां पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। और यहां पर आपको ये कहां दिखाई देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगला पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। मतलब हमें क्या देखना है उसमें, परसेंटेज एस करेक्टर चेक करना है, जिसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा वो बेंट रूल को ज्यादा फॉलो करेगा, ठीक है बेटा। तो कैसे करेगा, देखो अगर मेरे पास कोई ए एटम है और उसके पास दो ऑर्बिटल है ना, और उनके पास दोनों के क्या पास एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना, और किसके बीच में बात कर रहे हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच में बात में। अब यहां पे बताइए दो ऑर्बिटल हैं, एक तो एफ और एक है आपका एच, ठीक है। अब यहां पे देखो एच भी है एफ भी है, एच क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कंपेयर किससे, फ्लोरीन से। और ये क्या है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक इसके अंदर ज्यादा है और एक के अंदर क्या है, कम है। अब मुझे बताइए जो ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा या जो वीक है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा। तो मुझे बताइए कहां पर परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होगा, कहां पर डिक्रीज होगा। तो ये वाला क्या करेगा, परसेंटेज एस करेक्टर को क्या करेगा बेटा, यहां पर इसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा, इस वाले का कम होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींच लेगा। लेकिन ये क्या करेगा, देखो परसेंटेज एस करेक्टर कहां देखने को मिलेगा, सेंट्रल एटम पे, और सेंट्रल एटम कौन है, ए। अब ए के पास देखो, अब ये अभी मैं प्योर फॉर्म की बात कर रहा हूं, इसकी इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा होगा, तो यहां पर इसका जो परसेंटेज एस करेक्टर होगा इसके साथ यहां ज्यादा होगा, इसका कम। ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, नहीं खींच सकता। लेकिन इसके केस में बात करूं, ये क्या कर लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, और पुल करते ही क्या करेगा, इसके परसेंटेज एस करेक्टर को कम करेगा प्योर फॉर्म में, जब ये प्योर फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉनिक, देखो ऐसा बताता हूं, ये कहावत सुनी आपने, चालाक आदमी किसके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाएगा, बताइए। चालाक आदमी पागल इंसान के साथ, ठीक है ना, पागल आदमी के साथ। और चालाक आदमी चालाक के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो वही केस यहां पे है
कि चालाक आदमी की जो बॉन्डिंग अच्छी होगी वो पागल इंसान के साथ ज़्यादा होगी, क्योंकि पागल को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, कि वो तो अपना दिमाग लगाएगा और उसको जैसा चाहेगा वैसे उसको घुमा लेगा। लेकिन अगर वहाँ पे दोनों चालाक चालाक आदमी हो गए तो ये वाला दिमाग इधर को लगाएगा, ये वाला दिमाग इधर को लगाएगा, तो क्या इनके बीच में बॉन्डिंग बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो वही केस यहाँ पे है। अगर यहाँ पर दोनों फ्लोरीन फ्लोरीन एटम ले लें तो क्या यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर को बढ़ाएगा घटाएगा? कि दोनों क्या करेंगे, चालाक आदमी हो जाएंगे, दोनों अपनी अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करेंगे। तो ऑर्बिटल का जो ओवरऑल परसेंटेज एस करेक्टर वो क्या होगा, वो देखना पड़ेगा वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक चालाक आदमी ले लूँ और एक कमजोर आदमी ले लूँ, पागल आदमी ले लूँ, तो उसके रेस्पेक्ट में इस वाले ऑर्बिटल का एस करेक्टर ज्यादा होगा, इसके रेस्पेक्ट में इसका ऑर्बिटल का परसेंटेज एस करेक्टर कम हो जाएगा। क्यों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा और ये क्या करेगा, कुछ भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो यहां पे लिख लो, नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं बेटा, अभी बॉन्डिंग नहीं हुई है, यहां पर बॉन्डिंग नहीं हुई है। ऐसे मान के चलो, देखो अब ऐसे मैं समझा रहा हूं, प्योर फॉर्म में है ये दोनों इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कोई खड़ा है पागल आदमी, मान के चलो मैं यहां खड़ा हूं और मेरे सामने यहां पागल आदमी खड़ा है, तो उसके रेस्पेक्ट में मेरी वैल्यू क्या है, ज्यादा है ना भाई, मैं समझदार इंसान हूं ना, हाँ तो मेरी ज्यादा है। और मेरे सामने कोई बड़ा आदमी खड़ा हो, जैसे मुकेश अंबानी, अंबानी साहब खड़े हैं, तो मैं क्या हो गया भाई, उनके रेस्पेक्ट में मैं क्या हो गया भाई, कमजोर हो गया। मतलब मेरी वैल्यू कम हो गई तो मेरा परसेंटेज करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और दूसरे इंसान के शख्स के केस में हाँ इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो, इस वाले केस में परसेंटेज एस करेक्टर आपका डिक्रीज होगा और इस वाले केस में परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस। ठीक है, अब हम इसी तरीके से पूरे मॉलिक्यूल में देखेंगे कहां पर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा और कहां पर घटेगा, और जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। और परसेंटेज एस करेक्टर ओवरऑल कहां पे निकालते हैं हम, हाँ सेंट्रल एटम पे। आउटर एटम से मतलब नहीं होता, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कहां से निकलेगी, सेंट्रल एटम से ही तो निकलेगी, और जितना सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन ज्यादा होगा उतनी ही आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन ऑर्बिटल भी ज्यादा होगा, और उतना ही परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा, और उसका उतना ही बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करेगा, बट उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है बेटा, इसको रफ करूं फिर हम बात करते हैं। चलो तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्या होता है। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। चलो मैं लिख देता हूं, फिर आप बोलोगे कि सर ठीक है बेटा, मैं इसके बारे में यहां पर लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या बोलता है, लिखो बेटा इसके बारे में, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में अच्छे से दिया है, लिखो, द सेंट्रल एटम, सीए का मतलब बेटा सेंट्रल एटम, इज बॉन्डेड थ्रू different surrounding atom through single covalent bond। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बोला, कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। Then the orbital having higher percentage S character will be bond to the एलिमेंट विद किसके साथ बनाएगा बेटा, लेस इलेक्ट्रो, या ऐसे डायरेक्ट लिख लो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाइस वर्सा।
या तो किसके साथ बनाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, तो या फिर वाइस वर्सा का मतलब या उसका रिवर्स। तो इस रूल ने क्या बोला था कि जो सेंट्रल एटम बॉन्डेड, हाँ, डिफरेंट सराउंडिंग एटम थ्रू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, हैविंग परसेंटेज एज करेक्टर। तो जितने उसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे और उनके बीच में उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवैलेंट करेक्टर होगा। कब, जितना उसके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, है ना, या फिर उसका रिवर्स हो। तो इसका रिवर्स करोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा उतना ही परसेंटेज एज करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जितना बेटा निगेटिव होगा और उतना अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, उतना ही ज्यादा परसेंटेज एज करेक्टर इंक्रीज होगा। बात करते हैं, या फिर उसका वाइस वर्सा, उल्टा भी लेके चल सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल को लेके समझते हैं कि परसेंटेज एज करेक्टर कहां पर इंक्रीज होगा, कहां पर डिक्रीज होगा। इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, लिखो बेटा, मैं यहां पे एक मॉलिक्यूल लेके चलता हूं, CH4CH3F। एक में मैंने सारे सेम टाइप के एटम ले लिए और एक में मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे कर दिया, फ्लोरीन से। अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए परसेंटेज एज करेक्टर किसका ज्यादा होगा। तो आपको क्या देखना है, देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे आप, sp3 आएगा, इसका भी आपका क्या आएगा बेटा, sp3 आएगा। कितना आएगा इसका भी, sp3 आएगा। लेकिन यहां पर एक एटम हाइड्रोजन है और एक एटम क्या है, फ्लोरीन है। तो इसमें परसेंटेज एज करेक्टर किसका ज्यादा होगा, वो हमें देखना है। तो अब यहां पे देखो, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचेगा, खींचेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो सेंट्रल एटम के पास क्या बचेगा, प्रोटॉन्स बचेंगे। क्या बचेंगे बेटा, प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स बचेंगे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या रहेगा, बिल्कुल डायरेक्टली रहेगा, है ना, बिल्कुल टाइट करके बाउंड रहेगा। क्योंकि परसेंटेज एज करेक्टर की बात कर रहा है, तो सबसे पहला ऑर्बिटल क्या आता है हमारा न्यूक्लियस के पास, ऐसे ही आता है ना, तो उसकी और पावर बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पे बात करें तो उल्टा इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जो खींचेगा तो सेंट्रल एटम के पास क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, आएंगे, आएंगे। तो अपनी सेल्स को क्या करेगा, वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि और एक्सपेंड करेगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका वहां पर बोलो बेटा, हाँ, परसेंटेज एज करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बोलूं -x से अगर ये खींचेगा तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, वैकेंट साइड जनरेट होगी, और वैकेंट साइड जनरेट होगी तो इस पे क्या बचेंगे, इसके ऑर्बिटल में, हाँ, इसकी सेल में क्या बचेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बचेंगे। और वो प्रोटॉन्स क्या करेंगे बेटा, हाँ, उनका डायरेक्ट अट्रैक्शन हो जाएगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा न्यूक्लियस से उतना ही वो टाइटली बाउंड रहेंगे, और उतना ही उसको बॉन्ड तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ओवरऑल हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम का परसेंटेज एज करेक्टर बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे लिख सकते हो इस स्टेट के बारे में कि ऐसा क्या हुआ, तो इसमें परसेंटेज एज करेक्टर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू इसके। जो यहाँ पे मिलेगा, कितना मिलता था बेटा sp3 में, 25%, और यहाँ पे मिलेगा 25 से ज्यादा मिलेगा, मतलब ग्रेटर देन 25%। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या खेल है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो लिख सकते हो, लिख सकते हो बेटा, इट कैन also be stated as when a more electronegative atom is attached to a central atom through
through a single bond, it will decreases the percentage as character. ठीक है ना, क्या होगा बेटा, परसेंटेज एज कैरेक्टर डिक्रीज होगा ऑफ द ऑर्बिटल्स। मेरी बात को अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कंफ्यूजन में, मैं फिर से बताता हूं। CF जो मैंने अभी पहले कुछ टाइम पहले बनाया था, वो इस तरीके से जो बताया था आपको, उसमें क्या अभी बॉन्ड बना नहीं था, उसको सिर्फ दिख रहा है, उसमें सिर्फ उसने देखा है। यहां भी इलेक्ट्रॉन है, इसको बॉन्ड बनाना है, यहां हाइड्रोजन था। फिर से बता रहा हूं बेटा, इसको यहां से दिख रहा था कि सामने मेरे पास एक अपाइज बोल सकते हैं हैंडीकैप इंसान खड़ा है और एक मुकेश अंबानी खड़ा है। उसके रेस्पेक्ट में मैं क्या हूं, सेंट्रल एटम हूं। एक इस साइड में खड़ा है, मुकेश अंबानी यहां खड़ा है, यहां पर हैंडीकैप खड़ा है, अपाइज आदमी खड़ा है। इसके रेस्पेक्ट में मैं क्या ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं तो परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होगा। एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेटा, मैंने अभी बॉन्ड नहीं बनाया है, अभी मैंने बॉन्ड नहीं बनाया, एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब ये वाला बंदा मुकेश अंबानी के सामने मैं क्या हूं, भिखारी हूं भाई, है ना। जितने के हम पूरे साल में खाते पीते कपड़े, वो इतने के एक साल में क्या कर, एक दिन में क्या कर देता बेटा, इतने के वो एक दिन में कपड़े बदल देता है ना। जितना हम पूरे साल में खर्च करते हैं वो एक दिन में इतने के कपड़े बदल देता है। तो अब उसके रेस्पेक्ट में तो बहुत ज्यादा चिल्लड़ वाला भिखारी हो गया ना, है ना। तो सर बोलोगे चिल्लड़ क्या हो रहा है ना। तो बताइए इसके केस में इस ऑर्बिटल का क्या हो गया, हाँ डिक्रीज हो गया ना, किसकी वजह से, अंबानी के हिसाब की वजह से। लेकिन जब वो बॉन्ड बना लेगा, जब वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, अब ये बॉन्ड बन चुका है, बॉन्ड बन चुका है, तो बॉन्ड बनेगा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये लेस हो गया, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, खींचेगा, तो परसेंटेज एस करेक्टर यहां डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन खींचने की, खींचेगा तो अपनी सेल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, अपनी बॉन्ड लेंथ को बढ़ाएगा। तो ओवरऑल यहां बॉन्ड लेंथ क्या होगी, जब देखो यहां बढ़ाएगा तो यहां पे क्या होगी, कम होगी। जब कम होगी तो आपको खुद सोचना चाहिए, हाँ इलेक्ट्रॉन्स यहां से कम होंगे, तो सीधा सीधा अट्रैक्शन किसके साथ होगा, यहां पर बचेंगे इसके जो एटम की जो सेल में ऑर्बिटल में बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेंगे, प्रोटॉन्स बचेंगे, और सीधा अट्रैक्शन किसका होगा, न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस से क्या होगा बेटा, टाइटली बाउंड रहेंगे, और उनका जो ओवरऑल एस करेक्टर है वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और जितना एस ऑर्बिटल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, उतना ही परसेंटेज एस करेक्टर भी इंक्रीज होगा। मतलब यहां पर परसेंटेज एस करेक्टर आपका डिक्रीज होगा, लेकिन ओवरऑल सेंट्रल एटम पे इंक्रीज कर देगा। वो केस बताया था, एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई चीज खड़ी है, बॉन्ड नहीं बना, अब यहां पे बॉन्ड बन चुका है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि जितने सेंट्रल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, उतना ही उसका जो सेंट्रल एटम का परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होगा, और उनके जो आउटर साइड के सराउंडिंग एटम है उनका परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। लिखा है ना बेटा, सराउंडिंग एटम, तो सराउंडिंग एटम का क्या होगा, वहां पर डिक्रीज होगा, और सेंट्रल एटम का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं बेटा, अब एग्जांपल लेके चलते हैं अच्छे अच्छे, आपको उसमें पता चल जाएगा। तो इसमें अगर मैं इस कार्बन का बोलूंगा, जैसे मैंने ऊपर लिया, तो यहां पर देखो, तो जैसे मैंने यहां पे लिया होगा, तो ईच का कितना 25, तो इसमें क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स बाई 3। एक्स मैंने किसका माना, फ्लोरीन का, और 3 हाइड्रोजन किसके हैं, 3 किसके बेटा, हाइड्रोजन, मतलब उसमें ऐड हो जाएगा, है ना। तो कुछ इंक्रीज हो रहा है ना, तो किस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होने के कारण फ्लोरीन का परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज हो जाता है, और ओवरऑल सेंट्रल एटम का इंक्रीज हो जाता है। याद कर लेना बेटा इसको, ठीक है। वैसे ही अगर मैं पूछूं, एक एग्जांपल लेके चलता हूं आपसे, फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहां पे। तो इसमें ये वाला ऑर्डर लगा लेना ऐसे करके, इसका ज्यादा होगा।
देखो बेटा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मुझे उम्मीद है आप सही ऑर्डर लगाओगे। ऑर्डर लगाना है किसका? बॉन्ड लेंथ का और परसेंटेज एस करेक्टर का। ठीक है बेटा। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ bond length and arrange the following increasing order of bond length and percentage as character। ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल 1 है CH4 CH3F CH3F2 CH2F2 और आपका हो गया CF4। अच्छा CHF3, अरे बन जा यार, क्यों गड़बड़ कर रहा है। CF4 हमेशा उल्टा चलता है, एक से दो बार लिखना पड़ता है। CF4। ठीक है बेटा। ये 5 एग्जाम्पल हैं, CH4 CH3F CH2F2 CHF3 CF4। मतलब एक एक हाइड्रोजन को हटाते जा रहे हैं और हम वहां पर फ्लोरीन को ऐड करते जा रहे हैं। बात क्लियर है? अब यहां पे देखते हैं बेटा। देखो, तो इनका स्ट्रक्चर बनाओगे, सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे तो हम बता नहीं सकते, पहला फैक्टर तो खत्म हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन से ही तो बताते हैं बेटा हम। क्या? परसेंटेज एस करेक्टर, जिसका हाइब्रिडाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा। तो अब इनमें सेम हो गया, तो यहां तो हमारा रूल फेल हो गया। फिर अब देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम के थ्रू। तो यहां पर देखें बेटा, CH H H H, फिर इसका स्ट्रक्चर बनाओ CH F F H। ठीक है बेटा। उसके बाद ये वाला बनाओ, ये वाला ये हो गया CF F H H। फिर इसका बना लो CH F F F। ये वाला इधर बना लो F C F F F। अब यहाँ पे देखो, जो बेटा जो उसके सराउंडिंग एटम है सेंट्रल एटम के कार्बन के, वो क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेटा इसको क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। डोनेट करेंगे तो क्या करेंगे? अपनी अपनी सेल्स को क्या करने की कोशिश करेगा? एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? हाँ, तो इनका जो परसेंटेज एस करेक्टर है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल सेंट्रल एटम पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहां पर क्या होगा? परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी। पहला केस। फिर एक है फ्लोरीन में। अब यहां पे क्या होगा? देखो, ये -x से खींचेगा, तो खींचेगा तो यहां पे परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज होगा और यहां पर आपका इंक्रीज होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कितना होगा? देखो 25 + x/3। भाई 25 तो होना चाहिए, है ना, sp3 के अकॉर्डिंग। और x से वो डिक्रीज हो रहा है, तो x से यहां पे ऐड भी तो होगा, और विद कितने हाइड्रोजन के साथ? डिवाइडेड बाई 3। बात समझ में आ रही बेटा? देखो, जितना यहां से कम होगा, कम हो रहा है, उतना यहां से बढ़ेगा भी तो। ऐसे यहां पे बात करें तो यहां कितना होगा? 25 प्लस यहां पे 2x से बढ़ेगा, तो आप लिख सकते हो यही आएगा। ठीक है बेटा? नहीं, यही आएगा 2x/2। ठीक है। वैसे हम इसकी बात करें, ये भी x से करेगा, ये भी -x से करेगा, ये भी -x से, तो यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा? 3x। तो आप लिख सकते हो ऐसे 25 + 3x से इंक्रीज करेगा। वैसे इसमें बात करें, इसमें क्या करेगा? 25 + 4x से इंक्रीज करेगा। ये -x -x -x
माइनस एक्स। तो ओवरऑल यहाँ क्या होगा, सेंट्रल एटम पे परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और यहाँ पर सबका परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, फ्लोरीन एटम का डिक्रीज होगा। क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ फ्लोरीन का क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जितना डिक्रीज करेंगे उतना ही यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर एक्स से डिक्रीज होगा तो एक्स से ही एडिशन होगा। तो आप इसमें बता सकते हो जिस सेंट्रल एटम के पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उतना ही वो क्या करेंगे, अपना एस करेक्टर को डिक्रीज करेंगे, ओवरऑल सेंट्रल एटम का क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर का अगर मैं ऑर्डर लगाऊं तो आपको कुछ ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऑर्डर किसका है बेटा, परसेंटेज एस करेक्टर। ठीक है, देखो चीजें हैं, अभी मैं सारी चीजें, देखो ये केस कब देखना है परसेंटेज एस करेक्टर का, जब हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम हो जाएंगी। सबसे पहले कौन सा फैक्टर लगाना है परसेंटेज एस करेक्टर के लिए, सबसे पहला लगाना है आपको हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आ रही है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम नहीं है तो आप उससे बता सकते हो परसेंटेज एस करेक्टर किसका ज्यादा होगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या लगाओगे, अगर सबकी हाइब्रिडेशन सेम हो जाए तब आप कौन सा रूल लगाओगे, बेंट रूल लगाओगे। कौन सा रूल लगाओगे बेटा, बेंट रूल लगाओगे, है ना। तो बेंट रूल क्या बताएगा, बॉन्ड लेंथ बताएगा और परसेंटेज एस करेक्टर बताएगा। कैसे देखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के थ्रू देखना है। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन हो गई। अगर मैं इससे मुझसे पूछेंगे बताइए कि बेटा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, बिल्कुल रिवर्स आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है परसेंटेज एस करेक्टर इक्वल टू डायरेक्टली इनवर्सली टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आएगा, इधर को आपका आएगा बॉन्ड लेंथ, ये आपकी सबसे ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बाकी फिर हम जैसे कि हमारा बेंट रोल, ड्रैगो, सबके फिर मिक्सअप एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसमें आप कंसीडर करोगे परसेंटेज एस करेक्टर किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। अगला हेडिंग डालिए, हाँ अगले टॉपिक की बात करते हैं कि एक्सियल और नॉन एक्सियल पे हम कैसे कंपेयर करेंगे कि उसका जो है बेटा परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ ज़्यादा होगा और कहाँ पर कम नहीं होगा। तो इसमें आप हेडिंग डालिए एप्लीकेशन बना के, चलो एक पॉइंट रह गया, नोट करके उसको लिख लो, फिर आपको जो है आगे बढ़ते हैं। नोट है हमारा 2000 का, याद आ गया बीच में, आप उसको लिख लो पहले फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बात करते हैं बेटा, नोट करके लिख लो, नोट करके लिखना है क्या आपको बेटा, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड अगर वहां पे प्रेजेंट हो, अभी लोन पेयर वाला कोई केस ही नहीं बताया ना मैंने बेटा, अगर लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड विल always present with the orbitals having higher percentage as character as correct। देखो कैसे, मतलब सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड भी हो और लोन पेयर भी। देखो एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, हर चीज को वैसे मैं एग्जांपल के थ्रू ही एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि वो चीज आपको ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। मैंने लिया ClO2 माइनस और एक लिया बेटा मैंने ClO4 माइनस। ठीक है, यहां भी क्लोरीन का ही कॉम्प्लेक्स है, यहां भी। तो सबसे पहले तो आप इनमें हाइब्रिडाइजेशन निकालो, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आती है फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करता हूं, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, हाँ बोलो बोलो भाई, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7, और एक नेगेटिव चार्ज आएगा, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए होंगे। तो 2 ऑक्सीजन है, दोनों के साथ बॉन्ड बना दो, बना दिया। 8 है तो बेटा 2 लोन पेयर बचे होंगे और निगेटिव चार्ज, इस तरीके से। वैसे इसकी बात करूं Cl
वैसे ही इसमें 4 बॉन्ड है, मतलब 4 ऑक्सीजन है तो चारों डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो निगेटिव चार्ज के साथ सेंट्रल पे लिख लो और 4 बॉन्ड बना दो। बना दिया, सिखा दिया बेटा। अब तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3, इसकी भी sp3। तो हम परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे तो नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों की क्या sp3 है sp3। फिर हम देखेंगे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। क्या देखेंगे बेटा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो कितने लोन पेयर मिल रहे हैं आपको, बोलो बोलो बेटा, कितने लोन पेयर मिल रहे हैं, 2। तो किसका ज्यादा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बोलो। सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं। किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए, बोलो भाई। परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होना चाहिए, किसका ज्यादा होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, अब हम बात बताते हैं। अब यहां पे देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगी, अपनी साइड खींचेगी, है ना। जैसे वो पुल करेगी, जैसे वो पुल करेगी, तो अब ये जैसे इसने पुल किया, जैसे इसने बेटा पुल किया होगा, तो इसने क्या किया होगा, -x से कम किया होगा, ये भी -x से कम किया होगा, -x से कम किया होगा, -x से कम किया होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे कितना 4x से ऐड हुआ होगा। तो मुझे बताइए जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो कितने से इंक्रीज हो रहा है, +4x से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 25 + 4x। और यहां पर कितना होगा, लोन पेयर से कम हो जाएगा थोड़ा सा, तो यहां पे होगा 25 + 2x। तो इसकी जो होगी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, इसको अगर मैं a बोल देता हूं, इसको b बोल देता हूं, तो बॉन्ड लेंथ जो होगी आपकी a की ज्यादा होगी b से, और आपका परसेंटेज एस करेक्टर जो होगा वो b का ज्यादा होगा a से। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, सिंपल फंडा लगाना है। और अगर खाली लोन पेयर आ जाए, उनके पास कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और लोन पेयर भी सेम है, मल्टीपल बॉन्ड है और लोन पेयर दोनों के पास सेम है, तब आपका परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, लोन पेयर वाले के केस में ज्यादा होगा। जितने ज्यादा लोन पेयर बढ़ते चले जाएंगे, देखो मान के चलो ये 2 बॉन्ड है, कोई ए एटम है इस तरीके से, यहां पर उसके पास 2 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, फिर दूसरे के पास फिर से 2-3 बॉन्ड बन जाए, और या ऐसे वो सॉरी यहां पर 2 बॉन्ड बन जाए और यहां पे 2 लोन पेयर बन जाए, तो इस केस में किसका ज्यादा होगा, जितना ज्यादा लोन पेयर होगा, है ना। लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड विल ऑलवेज प्रेजेंट द ऑर्बिटल हैविंग हायर परसेंटेज एस करेक्टर। अभी बताऊंगा, जैसे आगे आगे बढ़ेंगे, नोट है आपको, मैंने बताया कि लोन पेयर भी प्रेजेंट हो और नहीं भी है, तब आप किसका बताएंगे। तो यहाँ पे लोन पेयर के केस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और इसमें केस में परसेंटेज एस करेक्टर का इंक्रीज हो जाएगा। देखो सिंपल बिल्कुल सोचना है, ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचना है, अपना कंसेप्ट को लगाना है अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाती है फिर बेंट रूल पे आना सीधा, उससे आप बता सकते हो कि किसका बॉन्ड एंगल और सॉरी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और किसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड ऑलवेज प्रेजेंट विद ऑर्बिटल्स हैविंग हायर परसेंटेज एस करेक्टर, उसके पास लोन पेयर भी हो और मल्टीपल बॉन्ड भी हो, तो उनके केस में क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा, है ना। लेकिन इसके पास लोन पेयर भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, लेकिन इसके पास सिर्फ क्या है, बॉन्ड बॉन्ड है। तो इस केस में क्या हुआ, देखा कि लोन पेयर होने के कारण, ज्यादा होने के कारण, फिर भी हमारा एस करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि चारों ऑक्सीजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव +4x से खींचेंगे। लेकिन अगर कोई केस ऐसा बनेगा कि उसके पास लोन पेयर 1 हो, दूसरे के पास 2 हो, तीसरे के पास 3 हो, तब उसमें और मल्टीपल बॉन्ड भी हो, जैसे मैं बात करता हूं, हाँ मैंने बताया ना अभी ये वाला केस इस तरीके से, तब हम वहां पे देखेंगे तो उसके केस में क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन पार्ट की, कि एप्लीकेशन पार्ट में क्या देखना है, एप्लीकेशन ऑफ बेंट रूल्स। बेंट रूल की एप्लीकेशन देखनी है, क्या एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इससे जो ज्यादातर आपसे पूछा जाता है बेंट रूल से, वो परसेंटेज एस करेक्टर या फिर बॉन्ड लेंथ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बेटा, हाँ यहां पे हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ बेंट रूल। और इस बेंट रूल से क्या मिलता है हमें, करेक्ट स्ट्रक्चर मिलता है। क्या मिलता है बेटा, हाँ
क्या ये किस चीज की फॉर्मेशन करता है? यह बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट स्ट्रक्चर। किसी भी मॉलिक्यूल का करेक्ट जो स्ट्रक्चर होगा उसको डिफाइन करेगा कि उसका जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। वो बेंट रूल ने बताया था कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल है ना, और वो बेंट रूल के अकॉर्डिंग कैसे स्टेबल होगा, वो बेंट रूल ने बताया था। और वो बात बाद में प्रूफ सही हुई थी कि हाँ, जो बेंट रूल ने बोला था वो अगर वो चीज उसके अकॉर्डिंग है तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। देखो मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे मैंने पूछा आपसे नंबर 1, sp3d में, sp3d में क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो तो मेरे पास एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, एग्जाम्पल लिया मैंने PCl3F2, ठीक है, PCl3F2, और एक लिया मैंने PF3Cl2। एक एग्जाम्पल लिया मैंने ये, एक एग्जाम्पल लिया ये। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। अब बेंट रूल ने कौन से को करेक्ट बोला वो हमें देखना है ना। तो अब मैं बात करता हूं, इधर देखो बेटा। तो इसकी शेप क्या होती है, TBP। ज्यादा ही टेढ़ा बन गया यार, ऐसा थोड़ी होता है। यहां पे सेंट्रल एटम P होगा और एक बॉन्ड ये होगा, एक बॉन्ड ये होगा। ठीक है बेटा। तो इसने बोला Cl 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 F F। ये वाला मैंने जो फर्स्ट वाला है ये वाला यहाँ बना दिया, और दूसरा बनाता हूँ मैं। यहाँ पे F F F Cl Cl। देखो आपके अकॉर्डिंग दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए, ये वाला सही होना चाहिए या फिर ये वाला सही होना चाहिए। अब हम दोनों को देखते हैं बेंट रूल ने। तो बेंट रूल ने बोला था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हमें ऐसी जगह रखना है जहां पर वो अपने लोन पेयर को क्या कर सके, अपने रिपल्सन को मिनिमाइज कर सके। क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है इक्वेटोरियल, इन बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा हम, इक्वेटोरियल। बात की थी ना इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट, इनको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल, और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। ये 3 पोजीशन क्या होंगी, और इन इक्वेटोरियल के बीच में जो बॉन्ड होगा, सॉरी इक्वेटोरियल ऐसा लिख सकते हैं, बॉन्ड एंगल EQ, EQ का मतलब इक्वेटोरियल का होगा बेटा थीटा इक्वल टू 120, और बॉन्ड एंगल एक्सियल, एक्सियल पोजीशन कौन सी, ये और ये, इनके बीच का होगा थीटा इक्वल टू 180। एक दूसरे के एंटी है ना। अब इसमें सोच रहे होगे कि सर 90 होगा, तो 90 भी होगा। इस वाले के बीच में, इसके बीच में कितना बॉन्ड एंगल है, 90। देखो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में कितने का है, 90 का। और इन तीनों के बीच में कितने का है, 120 120 120। देखो 120 इसका फ्लोरीन का, इस फ्लोरीन के बीच 120, इसके बीच में 120 120, और इनके बीच में 90 90 के कितने बॉन्ड एंगल होंगे इसमें, देखो 1 2 3, और 3 नीचे वाले के टोटल कितने होंगे, 6। तो 90 के कितने होंगे बेटा यहाँ पे, 6। ठीक है। 180 के कितने होंगे, 180 का होगा आपका 1। और क्योंकि आपको देखने में लग रहा होगा कि 120, नहीं बेटा, ये ट्राइगोनल होता है ना इस तरीके से। जैसे मार्कर लेके चलता हूँ, मार्कर के थ्रू समझाता हूँ आपको। इक्वेटोरियल पोजीशन कुछ ऐसे दिखेगी आपको, कोई सा इसमें दिख रहा है आपको, 180 कोई सा दिख रहा है बेटा, कोई से को घुमा लो, एक दूसरे के देखो, 180 दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा, बस। तो इनके बीच में 120 120 120, तो 120 के कितने मिलेंगे, एक तो आपको 120 का ये वाला मिल सकता है, इस फ्लोरीन से इस फ्लोरीन के बीच में, एक ये वाला मिल सकता है और एक ये वाला मिल सकता है।
तो 3 मिलेंगे इसमें 120 के 3। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेना। रफ करूं बेटा इसको, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें हम बात कर रहे थे कि करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा। सेम कंडीशन, उसमें भी इतने बॉन्ड एंगल होंगे। हाँ, इसमें अगर पूछेगा करेक्ट कौन सा होगा, तो इसने एक बात बोली थी, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एंगल, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। बेंट रूल ने क्या बोली थी कि परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ ज्यादा मिलेगा, कहाँ कम मिलेगा। तो परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ ज्यादा मिलेगा, जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा होंगे, है ना। तो वो अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन मिले, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन क्या करेगी, सेंट्रल एटम का क्या करेगी बेटा, हाँ बोलो भाई, सेंट्रल एटम का परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ाएगी, है ना। तो वो कौन सी ऐसी पोजीशन मिलेगी जो सेंट्रल एटम का जो क्या बोल सकते हैं उसको, अरे माइंड से स्किप हो गया। हाँ, हमें ऐसे अरेंज करना है इन एटम को कि जहां पर आपका जो रिपल्सन है वो मिनिमम हो जाए, है ना, और परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, है ना। तो हमें ऐसी कौन सी पोजीशन, देखो अगर वो इक्वेटोरियल पोजीशन लेके चलेगा तो इनके बीच में क्या होगा, इसका लोन पेयर इसका लोन पेयर के बीच में कितने का एंगल है, 120, इनके बीच में कितने का, 90। तो इनके फ्लोरीन फ्लोरीन के पास क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो परसेंटेज एस करेक्टर को क्या करेंगे बेटा, करेंगे इंक्रीज करेंगे। लेकिन उससे पहले जो क्लोरीन है, वो क्लोरीन और फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, इनके बीच में क्या होना शुरू हो जाता है, रिपल्सन होना शुरू हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो अनस्टेबल होने की कोशिश करता है। तो फिर उसने बोला कि हमें ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अरेंज करना है जहां पर हमारा जो उनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 है, उनके बीच में रिपल्सन कम हो, मिनिमाइज हो। हमें ऐसी पोजीशन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक्सियल की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, इक्वेटोरियल की कम होती है। देखो भाई, मैं फिर से बता रहा हूं कैसे उसको अरेंज करेगा वो। ये मेरा ट्राइगोनल है, ये आपका ट्राइगोनल है, ठीक है। ऐसे इसके पीछे एक एटम और है, ये वाला, ये ब्लू मार्कर दिख रहा है, इसको ऊपर लगाइए। देखो मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूं, तो ये वाला देखो, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो ये वाला आपका बेटा फ्लोरीन है, ओ सॉरी क्लोरीन है, ये वाला आपका फ्लोरीन है, ये वाला आपका फ्लोरीन है, और एक इसके पीछे वाला फ्लोरीन है। तो इन फ्लोरीन जैसे इसके साथ ही 90 का एंगल है, इसके साथ भी 90 का एंगल है, तो ये क्या करता है अपने, ये कंडीशन में तो आपके बॉन्ड एंगल परसेंटेज एस करेक्टर को बढ़ाएंगे, देखो खींचेंगे, प्लस एक्स से इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे वो तो इंक्रीज कर रहे हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो परसेंटेज एस करेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन इससे पहले वो इंक्रीज करे, इनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये सोचता है मेरे साथ बॉन्डिंग करे, ये कहता मेरे, क्योंकि एक दूसरे के 90 पे हैं तीनों, पीछे वाला भी है ना। तो इनके बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा रिपल्सन होना शुरू हो जाता है, जिससे स्टेबल क्या हो रहा है, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हाईली अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि उनके बीच में स्मॉल गैप है, स्मॉल एंगल का गैप है 90 का, और तीनों का सेम है, तो तीनों क्या करेंगे, इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इनके बीच में लोन पेयर रिपल्सन होने से इनका स्ट्रक्चर जो है क्या हो जाता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो परसेंटेज एस करेक्टर हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, किसका, सेंट्रल एटम का, रिपल्सन के कारण। लेकिन अगर हम बात करें इस केस की, यहां पर क्लोरीन 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 क्लोरीन, अब मैंने ये जो तीनों है क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ऊपर मान लिया फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का क्या साइज छोटा है, और इक्वेटोरियल पे कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन का साइज क्या है बेटा, बड़ा है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ऊपर है ये वाले, इनकी एक्सियल लेंथ मैंने अभी बताया ज्यादा होती है। अब ये ज्यादा होंगे तो अब यहाँ पे क्लोरीन का साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, एक दूसरे से बहुत दूर दूर भी होंगे, साइज बड़ा है, और उनके पास जगह खाली है, क्या है, इनके पास जगह खाली है। तो ये वाला फ्लोरीन जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसका लोन पेयर इसके साइज से क्या कर लेगा, अपने लोन पेयर को मिनिमाइज कर लेगा, मतलब अपना इसको डोनेट करके अपने इसको वैकेंट को जो बॉन्ड बनाएगा इनके बीच में, उसको स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण इस क्लोरीन को आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट कर लेगा, और जिससे कि स्ट्रक्चर को क्या कर लेगा, स्टेबल करने की कोशिश करेगा। वही सेम ये वाला क्लोरीन भी करेगा, वही सेम ये वाला क्लोरीन भी करेगा। तो हमें यहां से एक बात पता चली, अगर मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल पोजीशन पे रखूंगा तो मेरा जो लोन पेयर रिपल्सन है
वो क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है। लेकिन अगर मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखूंगा तो क्लोरीन का क्या बेटा, क्लोरीन इसको भी करेगा कोशिश, इसको भी करेगा, लेकिन उससे पहले उनके बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि वो डिस्टेबलाइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम जब भी टीबीपी शेप बनाएंगे, टीबीपी का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बनाएंगे, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा कहां रखेंगे, सबसे पहले हाँ एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे, और उसके बाद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहां रखेंगे, बोलो बेटा, हाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा, ये वाला सही होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपका जो बेटा अकॉर्डिंग टू बेंट रूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका कौन सा सही होगा, वो आपका बेटा ये वाला स्ट्रक्चर सही होगा। फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन, ठीक है। इसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू बेंट रूल क्या होगा, क्या होगा, करेक्ट होगा, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आप आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, अगर सर मैं PCl4 और F ले लूं, अब भी तो 5 है, बस तो आपको सबसे पहले जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को है एक्सियल पे रखो, बाकी बॉन्डिंग फिल कर दो उसकी पूरी। देखो कुछ इस तरीके से कर दो, घबराने की क्या बात है। पहले सबसे पहले एक्सियल पे कौन रखोगे, फ्लोरीन, और उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और फिर क्लोरीन। भाई जब और फ्लोरीन है ही नहीं तो क्या करें, तो पहले हमें किसको प्रीफर करना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। समझ में आ रही मेरी बात, आ रही है? तो आप इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, और यहाँ पे लिख सकते हो जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ वो एक्सियल लिख सकते हो, एक्सियल की ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल से, जिसमें उनका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो होता है वो क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं बेटा, स्टेबल हो जाते हैं और अपने परसेंटेजेस करेक्टर को इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो ओवरऑल परसेंटेजेस करेक्टर कहाँ होगा, सेंट्रल एटम पे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना बेटा बात? चलो, तो आपको मेरे बस मैं बताने का कंसर्न यही था कि बेंट रूल ने ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था PCl5 में कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा प्रेजेंट किस पे होगा, एक्सियल पोजीशन पे होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इक्वेटोरियल पे। ठीक है, तो बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ की, कि अब हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे निकालेंगे, कि किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। तो आपको मैंने एक चीज यहां पे दिखा दी, बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी बेटा उस पर डिपेंड करेगी, हाँ परसेंटेज एस करेक्टर पे, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं, अब मैं कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं। पानी की बोतल कहाँ गई? तो यहां तक बात कर ली थी, अब बात करेंगे बेटा कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। हेडिंग डालो, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो हम कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ कैसे बात करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है बेटा, बॉन्ड लेंथ जो होगी डायरेक्टली जहां बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी वहां आपका परसेंटेज एस करेक्टर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, या आपकी जो बोल सकते हैं और
परसेंटेज, या भी लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, या ऐसा मत लिखो, हाइब्रिडाइजेशन मत लिखो, क्योंकि किसी केस में क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन आपकी सेम हो जाएगी तो आप वहाँ पे दिक्कत कर जाओगे कि आपने ऐसा कुछ लिखवाया था ना बेटा। तो आपको देखो सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी, इसका परसेंटेज sp हाइब्रिडाइज होगा, ये sp2 होगा, sp3 होगा। सबसे पहले तो आपको फैक्टर चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन। क्या चेक करना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन देखो, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा और उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो इसमें बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या आएगा आपका, इसका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ही होगा, बॉन्ड लेंथ, ठीक है बेटा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, परसेंटेज कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे सारी चीजों को। मैंने अभी एक चीज और ले ली यहाँ पे, PClF4, उसके बाद मैंने ले लिया CH2F2, उसके बाद कहाँ पहुंच गया मैं, PCl3F2, उसके बाद मैंने ले लिया बेटा PCl4F, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, तो इसमें पूछ लिया उसने P, और देखो इसमें पूछा था आपसे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, क्या पूछा था, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा होगी, उससे कम डबल बॉन्ड में होगी, सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड में। क्यों, क्योंकि उसका परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है ना। अब इसकी बात करते हैं। तो जब भी बेटा हमारा ऐसा कोई केस बनेगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसमें ऐसे केस में सबसे पहले आप क्या करोगे, आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे, क्या करोगे, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे, और आपको इसमें बतानी है किसकी बॉन्ड लेंथ बतानी, P और Cl की, किसकी बतानी बेटा, P और Cl की। मुझे इसमें P और Cl की बॉन्ड लेंथ बतानी है, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो कैसे बताओगे, देखो बेटा सबसे पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे बेंट रूल के अकॉर्डिंग। बेंट रूल ने क्या कहा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऊपर रख दो, दो ही आ सकते हैं एक्सियल पोजीशन पे, बाकी कौन आएंगे, फ्लोरीन, फ्लोरीन एटम कितने, 4, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो इसकी बात करें, PCl3 F Cl Cl Cl, वैसे इसकी बात करें P Cl Cl Cl, फिर इसके बाद आप बात करो किसकी बात करोगे बेटा, इसकी सॉरी F है ना, ऐसा नहीं है कि ऊपर रखें, कहीं भी रख सकते हो, एक्सियल पोजीशन दोनों सेम है, Cl Cl Cl, ठीक है। और मुझे बॉन्ड लेंथ किसकी निकालनी, PCl की। तो एक PCl को कोस्टेंट कर लो, किसी भी को, चाहे इसको कोस्टेंट कर लो चाहे इसको कोस्टेंट कर लो, एक PCl बॉन्ड को कोस्टेंट कर लो, क्योंकि मुझे किसकी निकालनी, PCl की। मान के चलो मैंने ये वाला कोस्टेंट कर लिया इक्वेटोरियल पे, क्योंकि इक्वेटोरियल भी आएगा, तो हाँ यहाँ भी मैंने इसको कोस्टेंट कर लिया, वैसे ही मैंने इसको भी यहाँ पे कोस्टेंट कर लिया। अब उसके बेटा जो साइड वाले एटम है उसको देखो, साइड वाले एटम को देखो, अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ निकालना शुरू करो, इस साइड वाले एटम का क्या होगा, निकालना शुरू करो बेटा, निकालो। तो मुझे उम्मीद है कि आप सही निकालोगे। पानी पी लेता हूँ यार थोड़ा सा मैं, आप कैलकुलेट करो बेटा, मैं पानी पी लेता हूँ। देखो निकाला इसका आंसर आपने, आंसर निकाला क्या बेटा इसका आपने, देखो अब यहां पे देखो कितने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, 1 2 3 4, तो चारों क्या करेंगे, -x करेंगे, क्योंकि फास्फोरस से क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -x अगर यहाँ डिक्रीज होगा तो -x यहां बढ़ेगा, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3,
मतलब यहाँ पे इक्वेटोरियल पे टोटल कितना बढ़ाएंगे, 1 2 3 4, मतलब +4 से बढ़ाएंगे। या ऐसे देख लो, खाली इक्वेटोरियल से देख सकते हो आप। इक्वेटोरियल पे कितने हैं फास्ट फ्लोरीन एटम है, 2। तो इक्वेटोरियल से भी बता सकते हो या ओवरऑल से भी बता सकते हो। तो ओवरऑल से बताओ, +4x से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो 4x से इंक्रीज होगा तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। वैसे ही इसकी बात करें कि यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, तो यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन से कंपैरिजन कर लो तो यहाँ पे +2x से इंक्रीज होगा। यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन कितने थे, 4, तो चारों से x से इंक्रीज हो रहा था। वैसे इसकी बात करें, इस फ्लोरीन से 1 से होगा, है ना। अब मुझे यहाँ पे PCl का ऑर्डर लगाना, तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा किसका होगा। सिंपल है बेटा, बता सकते हो। जहां पर आपका कम होता जा रहा है परसेंटेज एस करेक्टर सेंट्रल एटम पर, वहां पर उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो आप और बता सकते हो, दूसरा बता सकते हो, साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही आपका क्या होगा बेटा, बोलो, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन, ठीक है, जिसका भी निकालना आप उसको कोस्टेंट कर लो, एक को, बाकी के रेस्पेक्ट में आप निकालते चले जाओ। मुझे निकालनी SO, मुझे कौन सी बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करनी, SO बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन के अंदर SO बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करनी है। एक एग्जांपल ले लिया मैंने बेटा SOF2 और एक ले लिया SO2F2। ठीक है, तो सल्फर के पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। अब तो याद कर लो यार, बार बार रिपीट हो रहे हैं, 6। तो एक तो डबल बॉन्ड बना दिया, वो एक बन गया F, एक बन गया F, एक लोन पेयर। वैसे इसकी बात करें, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। सिंपल। अब मुझे किसका निकालना, SO का, तो SO को कोस्टेंट कर दो, कर दिया। यहां भी इस SO को मैंने कोस्टेंट कर दिया। बाकी एटम देखो, यहाँ पे 2 फ्लोरीन एटम है, तो यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी +2x से इंक्रीज होगा और यहाँ भी +2x से इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। क्या बेटा, यहाँ पर लोन पेयर है, ऑक्सीजन है। अब मुझे बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा डोमिनेंट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो ये भी मान के चलो y से, तो ये इंक्रीज करेगा +2x + y से। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ तो लोन पेयर का इफेक्ट कम होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो ओवरऑल यहाँ पर ज्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा, तो आपका जो बॉन्ड लेंथ होगा इसका ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही बेटा, है ना। हाँ, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो आपका जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन देख लो, यहां भी कितना है sp3 और यहां भी क्या आपका sp3। अगर सेम नहीं होते तो हम हाइब्रिडाइजेशन देखते और सिंपल बता देते। उसके देखो पहले क्या देखेंगे बेटा, हम सबसे पहले फैक्टर चेक करेंगे। हम क्या चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गया, सेम हो गया, फिर चेक करेंगे बेंट रूल। बेंट रूल भी अगर खत्म हो गया, फिर क्या चेक करेंगे आप, साइज, है ना। क्या चेक करेंगे, साइज। या फिर ऐसे कर लो, उल्टा चल सकते हैं, सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, देन उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के बाद आप उसके बाद क्या चेक करो, साइज। साइज अगर सिमिलर हो रहा है फिर चेक करो आप बेटा क्या, हाँ, बेंट रूल को लगा लो। इस तरीके से देख लो, ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, फिर साइज चेक करेंगे, देन उसके बाद क्या चेक करेंगे, बेंट रूल। बेंट रूल को सबसे लास्ट में लगाना है कि सारे फैक्टर सिमिलर हो जाए। तो बेंट रूल एक ऐसा फैक्टर है, लास्ट में आपको वेरिएशन देगा ही देगा, है ना। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं H2O2, H2O2, O2F2, H2O2 एंड O2F2, तो इसमें पूछा है OO बॉन्ड लेंथ। क्या पूछी बेटा, OO बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, HOOH। ऐसी इसमें बात करो, FOOF। कर सकते हो बेटा, बहुत सिंपल है यार, बहुत आसानी से बता सकते हो। तो यहां पर देखो O को मैंने कोस्टेंट कर दिया ना बेटा मैंने। अब यहां पे देखो सिंपल, आपको पता चल गया होगा इसका ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ। क्यों, सिंपल तो है यार,
यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर कम होगा, इसका ज्यादा होगा, तो ये परसेंटेज इस कैरेक्टर को ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो बॉन्ड लेंथ इसका ज्यादा होगा। देखो आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, है ना। वैसे मैं बात करूं N2H4, अब मुझे किसका निकालना अगले क्वेश्चन में, NN बॉन्ड लेंथ। क्या निकालना बेटा, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो, सिंपल है यार। अब देखो आप ही आंसर करोगे, N2H4 और एक ले लिया मैंने N2F4, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही होगी इसमें फ्लोरीन ज्यादा है, इसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा इंक्रीज होगा, इसमें कम होगा, सिंपल आप इसमें बता दोगे। तो आप इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, NN निकाल लिए, आपका ये बेटा H हो गया, अरे बन जा यार, H हो गया, ये आपका ये भी H हो गया और ये भी आपका H हो गया, ठीक है। इसको कोस्टेंट कर लो, NN निकालना है, इसके रेस्पेक्ट में देखो क्या करेंगे, ओवरऑल डिक्रीज करेंगे, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, इसको डोमिनेट करेंगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन उसके केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन हमारा सेंट्रल एटम का क्या होगा, इंक्रीज होगा परसेंटेज एस करेक्टर, जिससे हमारी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही बेटा, इस तरीके से आप बता सकते हो, बहुत सिंपल है, चीजों को समझो। कुछ चीज है कंसेप्चुअल जो हमें समझनी पड़ती है, कुछ चीज होती है बेटा जो हमें रटनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है, जितना इसको प्रैक्टिस दोगे, मतलब जितना इसको याद करोगे, उतना ही ये याद होता है और इतना ही इंटरेस्टिंग बनता भी है। क्यों, क्योंकि सारी चीजें याद रखने वाली होती हैं। एक बार अगर आपको दिमाग में छप गई, आप पिक्चर, अगर आपके दिमाग में पिक्चर उसकी छप चुकी है, तो कभी भी आपको कोई गलत प्रूफ नहीं कर सकता। एक्सपेरिमेंटल होता है तो होता है भाई, क्यों होता है, कैसे होता है, जाके उनसे पूछो जिन्होंने रिसर्च करी थी, उन्होंने बोला है होता है, फिर हमने भी देखा, किताबों में पढ़ा, वही चीज सेम है, तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं, है ना। लेकिन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में को ध्यान रखना होता है, कौन सा रिएजेंट कैसे काम करेगा, वो चीज़ हम बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी प्रैक्टिस होती है, बस आप प्रैक्टिस करिए। तो तीनों का अपना अपना अलग अलग वेटेज है, अलग अलग क्राइटेरिया है। और केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, हाँ, एक टीचर कभी भी इस पर कमांड नहीं बना सकता, बहुत रेयर बनता है। क्यों, क्योंकि अगर उसका ऑर्गेनिक अच्छा हो गया तो फिजिकल में कुछ दिक्कत हो जाती है। तो लेकिन बनता है धीरे धीरे, अगर ये सारी चीजें एक साथ याद हो जाएंगी तो आपसे बड़ा विद्वान कौन है, आपका पहले अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर हो जाएगा ना। तो आपको धीरे धीरे कमांड बनानी है, तीनों सब्जेक्ट पे क्या करना बेटा, धीरे धीरे कमांड बनानी है। तो बस धीरे धीरे कमांड बनाइए, तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, मुझे उम्मीद है कि आप उतना ही अच्छा परफॉर्म करके आओगे। अभी आप देखना, जब असाइनमेंट के बाद आपका टेस्ट आएगा, आपको सारे मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको सब रियलाइज होगा कि ये चीज मैंने कहाँ पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी, क्या बताया था, है ना। तो नए नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंसेप्ट लगाना है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन वेरिएशन आ रहा है तो वहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, देन उसके बाद साइज चेक करेंगे। अगर साइज भी सेम हो गया, तब उसके बाद क्या देखेंगे, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे होगे, बेंट रूल देखोगे। और बेंट रूल एक ऐसा भाई साहब है कि जिन्होंने प्रूफ कर दिया था कि किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ, अगर दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हैं, उनमें एक की ज्यादा होगी, एक की कम होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अगर आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप कुछ क्वेश्चन में देता हूं, आपको सही ऑर्डर उसका लगाना है। ठीक है बेटा, तो मैं रफ करता हूं, अब आप तैयार हो जाइए, हाथ मुंह धो लो आंसर निकालने के लिए। अरे भैया, ठीक है बेटा, चलो। तो आपको कुछ कंपैरिजन करनी बॉन्ड लेंथ, तो ऊपर लिख लिया कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ बिटवीन, अब जिसके बीच में मुझे देना है, तो आपको निकालनी है बेटा नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक, SO2Cl2 एंड SOCl2, SOCl2, और इसमें कौन सी निकालनी है, SO निकालनी है। ठीक है बेटा, इसमें फिर पूछ रहा है दूसरे क्वेश्चन में SO F2 एंड SO, दूसरा क्वेश्चन, हाँ SO2 F2, इसमें निकालनी है SO की।
सॉरी SF की। थर्ड वाले की बात करेंगे, POCl3 एंड POBr3। इसमें आपको निकालनी बेटा PO की निकालनी है। नंबर 4 ClO, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, उसके बाद आपका ClO2 माइनस, और लास्ट वाला आपका एंड ClO माइनस। इसमें निकालनी बेटा आपको ClO की। ठीक है। नंबर 5 देखो कितने सारे एग्जाम्पल करा रहा हूं आपके लिए बेटा। OO बॉन्ड लेंथ निकालनी है आपको, O3, O2 और H2O2। आपको OO निकालनी है। नंबर 6 NO, NO की निकालनी है आपको, NO3 माइनस, NO2 माइनस, NO2 प्लस। NO की बॉन्ड लेंथ निकालनी है। नंबर 7 IF7 एक्सियल एंड IF7 इक्वेटोरियल। बेटा EQ का मतलब होता है इक्वेटोरियल, और क्या निकालनी है आपको, IF बॉन्ड लेंथ निकालनी है। IF बॉन्ड लेंथ इन IF7, मॉलिक्यूल IF7 उसके बीच में 8। वैसे बहुत सारे हो जाएंगे, काफ़ी एग्जाम्पल हो गए। PCl5 में आपको एक्सियल एंड PCl5 में इक्वेटोरियल। क्या निकालनी है आपको, P और Cl बॉन्ड लेंथ निकालनी है इन PCl5। चलो काफ़ी हो जाएंगे, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इतने को ट्राई कर लो, आपका आंसर यहीं से मिल जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल। चलो फर्स्ट वाले की बात करते हैं। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, नहीं होता है फिर इधर देखो। सिंपल है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। पहले वाले की बात करते हैं, S डबल बॉन्ड O Cl Cl, और दूसरा क्या है बेटा आपका S डबल बॉन्ड O Cl Cl और एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सेम है। पहला फैक्टर खत्म हो गया हमारा, दूसरा फैक्टर कौन सा लगाएंगे, साइज। दूसरा फैक्टर क्या लगाएंगे, साइज। तो क्लोरीन का यहाँ भी साइज सेम है, इधर भी सेम है, वो भी खत्म हो गया। निकालनी किसकी है, एक बॉन्ड को कोस्टेंट कर लो, ये वाला बॉन्ड कोस्टेंट कर लो। ठीक है। फिर उसके बाद दिखाएंगे बेंट रूल। बेंट रूल क्या कहता है, जितना ज्यादा जो सराउंडिंग एटम होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, उतना ही ज्यादा वो सेंट्रल एटम के ऊपर परसेंटेज एज करेक्टर डोमिनेट करेगा, बट आपकी बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज कर देगा। तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इसका ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन इसका -X डोमिनेट करेगा और यहाँ पर +X जोड़ देगा। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर का इफेक्ट कम होता है। दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में SO2F2 किसकी निकालनी है, फ्लोरीन की। तो बेटा इसमें भी स्ट्रक्चर बनाओ, S डबल बॉन्ड O लोन पेयर फ्लोरीन फ्लोरीन। वैसे इसमें S डबल बॉन्ड O फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, आप ये वाला बॉन्ड को स्टैंड कर लो, एक फ्लोरीन वाला। उसके बाद देखो यहाँ पर एक फ्लोरीन है, इससे इसका फैक्टर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक एक फ्लोरीन बचा है। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 1। मतलब यहाँ पे -X इंक्रीज करेगा, -X, और ओवरऑल यहाँ पे कितना जुड़ेगा, 2X। तो किसका ज़्यादा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, इसका परसेंटेज एज करेक्टर ज़्यादा होगा, किसका, सेंट्रल एटम का। थर्ड वाले की बात करते हैं बेटा, POCl3। अब यहाँ पे देखो गड़बड़ हो जाएगी, कौन सा निकालना है मुझे बॉन्ड लेंथ, PO। P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl, P डबल बॉन्ड O Br
Br, ठीक है। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp3, इसकी भी sp3। उसके बाद क्या चेक करेंगे, साइज। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन, साइज किसका ज्यादा होगा, इसका, तो ये वाला आंसर होगा, है ना। हो रहे ना, हो रहे बेटा, सिंपल। फिर अगर वो भी डोमिनेट नहीं करता, फिर हम क्या देखते, बेंट रूल लगाते। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पर बताओगे साइज से, यहाँ पे बताओगे बेंट रूल से, और यहाँ भी किससे बताओगे, बेंट रूल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको रफ कर देता हूं मैं। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां तक हो गए, ये खत्म हो चुके हैं, ये बचा। देखो, सबकी इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे सेम आएगी। 7 इलेक्ट्रॉन है, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगी, आप निकाल सकते हो। तो मैं अगर इसकी और इसकी निकाल देता हूं, तो आपको इन दोनों में कंपैरिजन पता चल जाएगा। जब इसकी और इसकी सेम आ जाएगी, तो इन दोनों की ऑब्वियसली सेम आनी है, क्योंकि सारे क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर बढ़ते चले जाएंगे, इसके इधर को बॉन्ड पेयर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड ज्यादा बना रहा हूं। वहां पे 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 1। तो जितने ऑक्सीजन वहां पे है, और लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और ऑक्सीजन भी कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। तो मतलब वो जितने लोन पेयर फ्री बच रहे हैं, उतने ऑक्सीजन के साथ ऐड कर दिए। तो हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम आएगी। देख सकते हो बेटा आप, क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और नेगेटिव चार्ज यहाँ बना लो। बेसिस की बात करें, Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ नेगेटिव चार्ज और एक लोन पेयर। देखो यहाँ भी sp3 है, यहाँ भी sp3 है। उससे अगला केस क्या है, Cl2O, अरे ClO2 है बेटा ये। यहाँ भी क्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, लोन पेयर, है ना। देखो 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। वैसे ClO की बात करें, तो ClO में डबल बॉन्ड O आएगा आपका, और 3 लोन पेयर आ जाएंगे इस तरीके से, और एक इधर कोने में छोटा सा दिखा दो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, 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 ठीक है बेटा। अब इसमें कौन सी बॉन्ड लाइन देखनी है मेरे को, ClO। एक को फिक्स कर लो, इस वाले को, ये फिक्स कर लिया। वैसे इसमें भी फिक्स कर लिया, कहाँ चला गया, इधर को ये मैंने फिक्स कर लिया, इधर भी मैंने ऊपर। तो इधर इस पे देखो बेटा, इस पे 3 ऑक्सीजन है, इसके पास 2 ऑक्सीजन है, इसके पास 1 ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है। तो आपको पता है यहाँ पे -x मतलब +3x जुड़ेगा। तो +3x से क्या होगा, परसेंटेज एज करेक्टर आपका इंक्रीज होगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया, जितना x कम होता चला जाएगा, उतनी बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो आपका ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा कौन होगा, ClO4, उसके बाद ClO3, उसके बाद ClO2, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, ये आपका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर होगा। जिसका निकालना उसको कोस्टेंट कर लो, बाकी आगे बढ़ते चले जाओ। O3, O2, H2O2। तो O3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके से होता है आपका बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद O2, O2, उसके बाद H2, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो, वैसे इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, प्लस माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक किसी को भी कोस्टेंट कर लो। अगर मैं इसको कोस्टेंट कर लेता हूं, तो इसमें भी ये कोस्टेंट कर लिया, और इनकी हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं एक ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन देख लो किसी की भी, अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखता हूं इस वाले ऑक्सीजन की, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। इस ऑक्सीजन की होगी sp2। अगर मैं इस ऑक्सीजन की देखता हूं, तो कितनी हो रही है, 1 2 3 4, sp3। अगर मैं इस ऑक्सीजन की देखता हूं, तो एक लोन पेयर होगा, 1 2 3, sp3, सॉरी sp2, ठीक है। लेकिन sp2 से कम आती है। तो यहां पर देखो, ये वाला तो सबसे लास्ट में चला गया, है ना, sp2 मतलब इन दोनों, इसका तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, ये तो आपको पता चल गया है हाइब्रिडाइजेशन से, पहला फैक्टर खत्म हो गया। अब ये दोनों बचे sp2। अब इसमें क्या देखना है बेटा हमें, हाँ आपको समझ में आ गया होगा ना। अब इसमें क्या देखना है, जैसे मैंने ऑक्सीजन को इसमें कंपेयर किया, अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा होगा,
बचा होगा ना। तो इसमें -x दिखाएगा, लेकिन इसका जो एक फैक्टर और आता है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, अभी वो मैंने सिखाया नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर से भी हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर निकालते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.33, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। कितना आता है 2। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा बेटा, परसेंटेज एस करेक्टर होगा। तो आपका ऑर्डर आएगा कुछ इस तरीके से H2O2, देन उसके बाद आपका O3, उसके बाद आएगा आपका O2। बताऊंगा आगे। अभी इसके बाद अपना फैक्टर है पैरामीटर्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का पैरामीटर को देखना हमें, तो उससे भी आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेना बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.33, इसका होता है 2 और इसका होता है बॉन्ड ऑर्डर 1। मतलब बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1 बॉन्ड लेंथ। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, सॉरी क्या बोलते हैं, परसेंटेज करेक्टर। वैसे इसमें बात करें NO3 माइनस NO2 माइनस, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालो पहले। सबसे पहले इसको मैं रफ करता हूं। देखो अगर बेटा मैं इसको मानता हूं इस वाले की, है ना, तो देखो कैसे आएगा इसमें NO3 माइनस NO2 माइनस NO2 प्लस में। NO3 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, क्योंकि 5 होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज आएगा 6, तो तीनों डबल बॉन्ड बना दो इस तरीके से। बेटा मैं आंसर निकालने के लिए ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हूँ, लेकिन बनता नहीं है ऐसा, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं। लेकिन मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने कंफर्टेबल किया है उसको। N और निगेटिव चार्ज ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास भी, तो एक लोन पेयर बन गया होगा। और निगेटिव चार्ज कहीं इस तरीके से दिखेगा, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो, ठीक है बेटा। उसके बाद NO2 प्लस की बात करें तो NO2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो 4 बचे होंगे, तो दोनों के साथ 2 बॉन्ड बना लिया होगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp, इसकी आएगी आपकी sp2 और इसकी भी क्या आएगी आपकी sp2, ठीक है। लेकिन इसकी इन दोनों में सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, आपको ये तो पता चल गया sp वाले की सबसे कम होगी, तो sp वाले को सबसे पीछे रख दो, NO2 प्लस की सबसे कम होगी। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, किसकी निकालनी है मुझे, इन दोनों के बीच में NO की। तो मुझे एक NO को कांस्टेंट कर देना है इसमें। तो यहाँ पर देखो एक लोन पेयर एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या दोनों ऑक्सीजन, तो इसका परसेंटेज करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो उसके बाद आएगा NO2 माइनस, सॉरी NO3 माइनस, और उसके बाद आएगा आपका NO2 माइनस, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप इसमें निकाल सकते हो IF7 में आपका इक्वेटोरियल का ज्यादा होता है, IF7 में इक्वेटोरियल का एक्सियल का कम होता है, ठीक है ना। उसका भी रीजन बताऊंगा मैं, अभी आप लिख लो, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है, काफी टाइम हो गया है। और PCl5 वाले में बात करेंगे तो इसमें एक्सियल वाले का ज्यादा होता है और इसमें PCl5 का इक्वेटोरियल वाले का कम होता है। बस इन दोनों में वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख देना, क्योंकि अगले लेक्चर में हम दोनों के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और इनके बाद हम पूरे तरीके से समझाएंगे कि एक्चुअल में होता क्या है और कैसे कैसे होता है, ठीक है बेटा। तो आप इतना ही कर लेते हैं। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे इनके बॉन्ड एंगल के साथ और बॉन्ड ऑर्डर के साथ, कि किसी मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं और उनकी बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे फैक्टर को एक दूसरे से रिलेट करते रहेंगे और अपने आंसर को निकालते रहेंगे, ठीक है बेटा। चलो आज के लिए इतना ही, बस इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, अगले लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।